हेलो, हाय, नमस्कार। इस वीडियो में हम जो पिछले 2 वीडियो में हमने जो 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 3 5 ईयर प्लान देखे थे, उसके बाद में जो एनुअल 5 ईयर प्लान आए थे उनके बारे में देखा। अब इस वीडियो में जो है हम देखेंगे कि फोर्थ 5 ईयर प्लान, उसके बाद 5 और 6th 5 ईयर प्लान। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो 3 साल के गैप के बाद आया था, जो कि हमारा 1965 के ड्रॉट और उन सब की वजह से जो हमने गैप लिया था और एनुअल प्लान लेके आए थे ताकि हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकें उसकी वजह से। तो अब जब हम वो 3 5 ईयर प्लान के बाद में, जब हमारा 5 ईयर प्लान, उसके बाद में 3 एनुअल प्लान के बाद में हम अपना फोर्थ 5 ईयर प्लान लेके आते हैं, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है वो 69 में आता है और 69 से 74 के लिए आता है। बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट जो रखा गया था वो फूड शॉर्टेज से रिलेटेड था कि फूड शॉर्टेज उस टाइम पे हमारी कंपनी में कंट्री में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमने ना वहाँ पे उस टाइम पे जो ग्रीन रिवोल्यूशन थी उसको स्टार्ट कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उतने बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। और अगर ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट दिख भी रहा था तो वो एक कॉम्पैक्टेड एरिया में दिख रहा था। और इसके अलावा जो इन्फ्लेशन था, क्योंकि हमने ड्रॉट फेस किया था, वॉर की कंडीशन थी, वॉर हुआ था, उन सब चीज़ों को फेस किया। इसके अलावा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था वो था कि स्टेबल ग्रोथ हो हमारी इकोनॉमी में। इसके अलावा सेल्फ रिलायंस के ऊपर, फूड ग्रेन में हम सेल्फ रिलायंट हो जाए, और इसीलिए एग्रीकल्चर पे एम्फेसिस था ही। इसके साथ साथ हम इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी कम करना चाह रहे थे अपनी, कि हम दूसरी कंट्री के ऊपर उतना डिपेंड ना रहें अपने इम्पोर्ट्स को लेके। तो अब जो इसके लिए स्ट्रेटजीज़ वगैरह फॉलो की गई थी वो थी ग्रीन रेवोल्यूशन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हम करते जा रहे थे, जो 67 66 67 में स्टार्ट हुई थी, उसको हम और इम्फेसिस किया गया उसके ऊपर कि इसको और मेजर, मतलब कि और एक्सपेंड किया जाए। सिर्फ वीट और इसके अलावा भी बाकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनमें एक्सपेंड किया जाए, एरिया जो हैं उनके अलावा एक्सपेंड किया जाए। इसके साथ में इरिगेशन के ऊपर वर्क किया गया था ताकि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट है वो और ज़्यादा मिले। साथ साथ HYV यानी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के ऊपर, इन सब के थ्रू, और साथ में PSE यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जो गवर्नमेंट की PSUs जिसको हम इनको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ताकि हमारी जो खुद का प्रोडक्शन जो है, कंट्री का प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इंक्रीज़ हो। साथ में जो नेशनलाइजेशन किया गया था 14 कमर्शियल बैंक का, ताकि रूरल क्रेडिट को बेनिफिट मिले। नेशनलाइजेशन से यानी कि एक प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उस टाइम पे, क्योंकि हम उतना, जो हमारी कंट्री और हमारी जो गवर्नमेंट थी वो उतना डिपेंड नहीं रहना चाह रही थी, और साथ ही साथ ना जो लोग भी जो थे, हम वो गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं रेदर देन द प्राइवेट सेक्टर। तो इसीलिए जो रूरल क्रेडिट को इंक्रीज़ करने के लिए जो है 14 मेन कमर्शियल बैंक का 1969 में जो है नेशनलाइजेशन किया गया था। इसके अलावा जो इसमें अचीवमेंट हमें मिली थी वो ये थी कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ हमें मिली थी, और सेल्फ सफिशियंसी जो है, हम कंप्लीटली सेल्फ सफिशियंट तो नहीं हुए थे, लेकिन हमारी जो इम्प्रूव है वो स्लाइट इंप्रूवमेंट हमें उसमें देखने को मिला था। साथ ही साथ जो PSEs वगैरह हमने इंस्टॉल किए थे उनकी वजह से हमारा जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ था। तो अब इसमें चैलेंज क्या थे इसके टाइम पे? तो अगेन जो 1965 में हमने वॉर देखा था, 62 में वॉर देखा था ना, अगेन हम जो 72 में फिर से एक इंडो पाक वॉर हो रहा है, और जो है ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं इसको। तो इसके साथ ही 72 73 का ड्रॉट भी था, साथ में हाई इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट अभी भी हमारी मेन प्रॉब्लम बने हुए थे। तो अब इसके साथ में ही जो है हम नेक्स्ट 5 ईयर प्लान लेके आते हैं 74 79 में। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो बैकग्राउंड रखा गया था, अब जो पिछले के जो फेलियर थे उसको बैकग्राउंड रखा गया, यानी कि हमारा जो इन्फ्लेशन था या इकोनॉमिक चैलेंज जो आ रहे थे, वॉर और ऑयल क्राइसिस 1973 की, और जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी में जो इंक्रीज हो रहा था, हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हम इस्टेब्लिश कर रहे थे, हमारा प्रोडक्शन पब्लिक इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रो हो रहा था, एक बहुत ही मेजर लेवल पे नहीं हो रहा था, लेकिन एक स्लाइट इंक्रीज मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है, पॉवर्टी लेवल है, वो इंक्रीज हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब इसी के लिए जो है, अब इसके ऑब्जेक्टिव जो रखे गए थे वो थे रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, और इसी में हमें एक स्लोगन मिला था जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने दिया था कि गरीबी हटाओ। तो वो इसी का, गरीबी हटाओ। इसके साथ साथ हम सेल्फ रिलायंट होना चाह रहे हैं, अगेन सेम ऑब्जेक्टिव चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है हम वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, कि हमारी जो कंट्री के अंदर ही जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको इंक्रीज़ करें हम। तो अगेन सेम स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव रखे गए थे। अब इनको
कंप्लीट फुलफिल करने के लिए जो है इस बार इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MNP यानी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जो मिनिमम नीड्स है, बेसिक नीड्स है, उनको फुलफिल करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। इसके अलावा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि रूरल डेवलपमेंट को एक इंटीग्रेटेड तरीके से होलसम वे में जो है एक डेवलपमेंट की लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अब भी इंक्रीज़ किया गया। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, साथ में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेन फोकस था ताकि हम रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। जो अब अचीवमेंट मिली वो थी हमें कि रूरल डेवलपमेंट देखने को मिला था, क्योंकि हमने IRDP किया था, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क किया था। साथ में हमें एम्प्लॉयमेंट में भी एक स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, क्योंकि हम इतने सब प्रोग्राम करके आ रहे हैं। साथ में पब्लिक सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट जो है वो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। साथ ही जो पॉवर्टी टारगेटेड प्रोग्राम थे उनमें भी एक बहुत कोई बड़ा हमें सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन एक थोड़ी बहुत हमें सक्सेस दिख रही थी उसमें। तो इसी के साथ में अब जो हमारे चैलेंजेस थे, अगेन वो हाई इन्फ्लेशन जो ऑयल प्राइसेस में थे, क्योंकि 73 का जो क्राइसिस था। अब ये प्लान जो है 78 में जो है जनता पार्टी, जो 75 में हमें पता है इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसने इमरजेंसी लगाई थी। उसके बाद में जब 78 में इलेक्शन हुए थे, उस टाइम पे जनता पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और उसने ये जो प्लान है वो टर्मिनेट कर दिया गया था और इसकी जगह जो है रोलिंग प्लान लेके आया था। अब रोलिंग प्लान में उन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी थी वो हम एक अलग से छोटा सा वीडियो देख लेंगे, उसमें करेंगे। तो ये इसने चैलेंज फेस किए थे। अब इसके बाद जो है 6th 5 ईयर प्लान जो 1980 में आया था, अगेन जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट चली गई और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट वापस आई, उस टाइम पे 6th 5 ईयर प्लान अगेन आया। अब जो है हमारा पीछे जो हमारी प्रॉब्लम चल रही थी वो हाई इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट लेवल, अनस्टेबिलिटी और इन सब चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए ना, और जो रोलिंग प्लान आया था उसकी वजह से भी जो हमारा इंस्टेबिलिटी आई थी इकोनॉमी में, उन सब के फोकस में रखते हुए ये 6th 5 ईयर प्लान लेके आए थे। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे, अगेन जो लास्ट प्लान में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो स्लोगन दिया था कि पॉवर्टी हटाओ, गरीबी हटाओ, तो उसी के लिए पॉवर्टी के लिए ऑब्जेक्टिव रखा गया था। अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव रखा गया। साथ ही साथ अब जो है हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसी टाइम पीरियड के दौरान हम 84 में जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट आती है, उस टाइम पे हम देखते हैं कि राजीव गांधी को हम मानते हैं कि भाई वो कंप्यूटर लाने वाले जो हमारे कंट्री में थे वो राजीव गांधी थे। तो इसी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है टेक्नोलॉजी के मॉडर्नाइजेशन की हमने ऑब्जेक्टिव रखा, बाकी सब चीज़ों के। और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था वो सीरियस होता जाता, सीवियर हो रहा था। तो इन्हीं चीज़ों को ना हम काउंटर करने के लिए हमने जो है अपनी इकोनॉमी को लिबरल करना स्टार्ट किया था। जो कम्प्लीटली लिबरल हमने 91 में किया था, लेकिन जो 91 के जो साइन थे कि हम 91 में लिबरल होने जा रहे हैं 91-92 में, तो उस चीज़ के जो है हमने 80s में ही जो है हमने लिबरलाइजेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था। कोई बड़े लेवल पे हमने नहीं किया था, लेकिन स्लाइटली मतलब कि धीरे धीरे हर सेक्टर में हम लिबरलाइजेशन की बात कर रहे थे। हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है रिलैक्सेशन दिया, इसके साथ ही जो लाइसेंस वगैरह सिस्टम था उसको थोड़ा लूजन किया था। तो इस तरीके से थोड़ा लिबरलाइजेशन हम कर रहे थे, 80s में स्टार्ट कर दिया था हमने। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि अब हमें अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें मेन फोकस रखना पड़ेगा अगर हम डेवलप होना चाह रहे हैं। साथ ही हम फूड ग्रेन, क्योंकि हमें सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए, साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर में भी हमें सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए। अब इसकी जो स्ट्रेटजीज फॉलो की गई थी वो ये थी कि हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ पे, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को हम रिड्यूस कर सकें। हम टेक्नोलॉजी के मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की भी बात कर रहे हैं, ताकि जो है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको रिड्यूस किया जा सके। अब इसी के साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और रूरल डेवलपमेंट हुई, ताकि जो रूरल इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए और अगेन जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, उसको रिड्यूस किया जा सके। PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो ये अनाज वगैरह जो मिलता है राशन कार्ड वगैरह के थ्रू, तो इस सिस्टम को स्टार्ट किया गया था ताकि पुअर पीपल्स को जो है वो नीडी पीपल्स को जो है हेल्प मिल सके। इसके साथ ही जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का हमने स्ट्रेटजीज फॉलो की थी कि हम हमारी जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, यानी कि हम जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, उसके
बेसिस पे हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर हमने फोकस किया कि जो हम बाहर से जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं या हमारे जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं जो किसी दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में आ रहे हैं यूज़ में, तो उनको हम अपने यहीं पर अपने खुद पे ही जो मेक इन इंडिया जिसको हम आज के टाइम में बोल रहे हैं ना, तो यानी कि उसी तरीके से कि हम अपने खुद के ही कंट्री में उन सब गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें, मैन्युफैक्चर कर सकें। तो ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात हुई थी। इसी के साथ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में इन्वेस्टमेंट, ये सभी स्ट्रेटजीज थी ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को डेवलप करने के लिए। अब जो अचीवमेंट इसमें हमें देखने को मिली थी वो ये थी कि इस टाइम पे हमें जीडीपी ग्रोथ जो है 5.4%, ये एवरेज ग्रोथ रेट थी और टाइम के साथ में ये इंक्रीज़ होती भी गई थी। मैन्युफैक्चर सेक्टर में तो हम 7-8% की ग्रोथ भी देखने को मिली थी। साथ में हमारा एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हुआ था क्योंकि हमने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ लगाई, साथ ही साथ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वगैरह की सब बात कर रहे हैं। तो और फूड ग्रेन की हम सेल्फ सफिशिएंसी के लिए भी देख रहे हैं, तो एग्रीकल्चर को भी हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इन सब की वजह से जो है इंडस्ट्रियल जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुआ। इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल बेस भी इम्प्रूव हुआ था। तो इसमें तो मेजर मतलब इनके लिए तो काफ़ी स्ट्रेटजीज़ वगैरह फॉलो की गई थी। साथ ही साथ में जो है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी ये हमारा जो यानी कि ऑलमोस्ट जो हम टारगेट रख लेके चल रहे थे, ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे थे इस प्लान के लिए, वो हम अचीव कर रहे थे। कंप्लीट अचीव नहीं कर रहे थे लेकिन काफ़ी हद तक हम उन चीज़ों को अचीव कर रहे थे। अब इसमें जो चैलेंजेस हमें देखने को मिले थे वो अगेन हमारी जो कंट्री की मेजर इशू, और इसको स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं हम, इसको सिर्फ नेगेटिव वे में नहीं ले सकते। तो ये डिविडेंड वगैरह जो इन सब में देखने जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वगैरह है उसमें इसके पॉजिटिव नेगेटिव साइड सब वगैरह देखने को मिलते हैं। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हम अनएम्प्लॉयमेंट हमारा इंक्रीज़ करती है जिस रैपिडनेस के साथ में पॉपुलेशन हमारी ग्रो हो रही थी। साथ ही साथ जो हमारा इनइक्वलिटी जो है इकोनॉमी में हमारी में ग्रो हो रही थी, जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और 80s में जो हमने देखा था, 80s का एंड आते आते तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत ही सीवियर हो गया था। हमारी जो फिजिकल डेफिसिट का इशू था वो बहुत सीवियर हो गया था। और इन्फ्लेशन वगैरह ये सब चैलेंजेस हमने 6th 5 ईयर प्लान में फेस किए थे। अब इसके बाद में जो है हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे रोलिंग प्लान के ऊपर, और अगर साथ में हम ये IRDP और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के ऊपर भी वो सब एक में ही कंपाइल करके एक वीडियो उसको देख लेंगे। और उसके बाद में जो हम आगे के जो हमारे 5 ईयर प्लान हैं उनको कंटिन्यू करेंगे।